हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू EWA इंग्लिश विथ अजय। आप सभी का एक बार पुनः EWA में स्वागत है। तो हम टेंस के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखा था। तो चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वर्तमान पूर्ण काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी वर्तमान पूर्ण काल। यानी इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, यानी वर्तमान समय में किसी कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है या इस टेंस के द्वारा दिखाया जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो हिंदी के वाक्यों को पहचानने का अपना एक तरीका होता है, जिस तरीके से हम हिंदी के वाक्यों को पहचानते हैं और उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेंस को पहचानना सीखेंगे, फिर इनके बनाने के क्या रूल्स हैं उनको देखेंगे और अंत में आपको क्या होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पहचानना और उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना बड़े आसानी के साथ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे। तो पहचान यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि मुख्य क्रिया के बाद जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आता है, यानी मुख्य क्रिया के बाद। यहाँ पे देखिए बाद छूट गया है तो यहाँ पे बाद आप बढ़ा लेंगे, यानी मुख्य क्रिया के बाद। मुख्य क्रिया के बाद क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आता है तथा कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कर रहा है कि यानी हिंदी का जो वाक्य होगा उस वाक्य में जो मुख्य क्रिया होगी उस क्रिया के जस्ट बाद क्या आएगा? चुका, चुकी, चुके, उसके बाद हैं, हूँ, हो। जैसा कि आपको हम हर क्लास में बताते आए हैं कि प्रेजेंट जो टेंस होते हैं उन टेंस के वाक्य के अंत में हैं, हूँ, हो आता है। तो देखिए कंटिन्यूअस की पहचान में आपको बताए थे रहा, रही, रहे आता है और परफेक्ट के पहचान में चुका, चुकी, चुके आता है तथा इसका एक और पहचान है उसको भी देख लेते हैं। या तो आपको मुख्य क्रिया के बाद चुका, चुकी, चुके आएगा या मुख्य क्रिया के अंत में या, ये और ई के बाद हैं, हूँ, हो आता है। तो दो पहचान इसके हैं, दोनों पहचान आप याद रखेंगे ताकि आप हिंदी के वाक्यों को आसानी से पहचान सकें और फिर उन्हें आगे आप ट्रांसलेट कर सकें। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले दो वाक्य लेते हैं और उनकी पहचान के आधार पे उन वाक्यों को कैसे पहचानेंगे या देखेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसे मीरा खाना पका चुकी है। तो मीरा खाना पका चुकी है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक हिंदी का वाक्य है, अंत में है, हूँ, हो। तो आपको बताए थे कि ये हाँ जो है कि है, हूँ, हो किस टेंस में आता है, यानी प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के अंत में आता है। तो इसका मतलब कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। और परफेक्ट टेंस की पहचान बताया कि क्रिया के बाद। तो क्रिया क्या है? खाना पका यानी पकाना, यानी पका के बाद क्या है? चुका और उसके बाद है, हूँ, हो। यानी जब क्रिया के बाद चुका, चुकी, चुके और उसके बाद है, हूँ, हो आएगा तो वह वाक्य क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है क्रिया क्या है, यहाँ पे यह है और इस क्रिया के जस्ट बाद चुका, चुकी, चुके में से आया है और उसके बाद है, हूँ, हो आया है। तो आपको इस पहचान के आधार पे इस वाक्य को हम अच्छे से पहचान पा रहे होंगे कि यह वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ऐसे ही दूसरा वाक्य देख लेते हैं। वह सड़क पार कर चुका चुका है। वह सड़क पार कर चुका है। देखिए यहाँ पे पार करना क्या है? क्रिया है और क्रिया के जस्ट बाद चुका, चुकी, चुके, उसके बाद है, वो। तो यह हो गया आपका चुका, चुकी वाली पहचान। दूसरा या यही वाला का भी पहचान देख लेते हैं कैसे आया है। जैसे मैं
तुम्हें एक कलम दिया हूं। मैं तुम्हें एक कलम दिया हूं। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या हो रहा है, कलम के बाद यानी दिया, दिया का मतलब देना, यानी देना, यानी इस क्रिया में ना नेनी की जगह पे क्या आ गया, या ये ई, और उसके बाद है हूँ। तो ये करा मुख्य क्रिया के अंत में या ये ई में से कोई आएगा और उसके जस्ट बाद है हूँ वो आता है। तो ये भी क्या होगा, यानी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है, ये भी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का ही होगा। तो इस तरह से किसी भी वाक्य को बड़े आसानी के साथ आप जो है पहचान सकते हैं और पहचानने के बाद उन्हें टेंस के रूल के अनुसार उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे भी हम देखेंगे कि कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यह पहचान हो गया, पहचानने का तरीका भी आपको पता हो गया। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा। तो हेल्पिंग वर्ब आपको बताते हैं क्या होगा। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, तो आपको पता भी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या है, यानी इन दोनों में से कोई एक प्रयोग होगा। और जो मुख्य क्रिया होगी उस क्रिया का कौन सा फॉर्म यूज होगा इसमें, तो जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब का यानी थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सहायक क्रिया के रूप में आपको क्या लगाना है, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको हैज या हैव का प्रयोग करना है और क्रिया का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। तो जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें क्रिया का कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म। तो आप क्रिया के फॉर्म यूज किए होंगे, तो आपको क्या करना है कि अब जो क्रिया इस्तेमाल होगी यानी वर्ब लिखा जाएगा, वह किस फॉर्म में लिखा जाएगा, थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। तो चलिए ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पहचान। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हैज होता है, इस हैज का प्रयोग हम यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी जो कर्ता चाहे नाउन या प्रोनाउन जो कर्ता के रूप में यूज होगा, अगर वह सिंगुलर है तो हैज, या जो प्लूरल होगा उनके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि जो फर्स्ट पर्सन का यानी प्रोनाउन आई होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में उनके साथ प्लूरल फॉर्म वाले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल होता है। जैसे आप प्रेजेंट में यानी आई के साथ आई हैव का प्रयोग करते हैं, आई हैज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किनके साथ क्या प्रयोग होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यानी आई, वी, यू और दे, और इसके साथ जो भी प्लूरल नाउन आ गए यानी बहुवचन वाले के नाउन अगर आ जाते हैं तो उनके साथ आपको क्या लगाना है, हैव का प्रयोग करना है। और इसके बाद आपके ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन अगर आते हैं तो इनके साथ आपको हैज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे दोनों चीज आप देख चुके कि अगर यानी किसी क्रिया के कर्ता के रूप में आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन है तो उनके साथ सहायक क्रिया के रूप में यानी हैव का प्रयोग होगा। अगर किसी क्रिया के कर्ता के रूप में यानी एक वचन के नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहे हैं तो उनके साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों चीज आपको अच्छे से याद रखना है कि कहाँ पे हैव का प्रयोग करना है और कहाँ पे हैज का प्रयोग करना है। तो चलिए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो आप सेंटेंस के प्रकार पढ़े ही हैं, इसके पहले वाले टेंस में हमने आपको बताया भी था कि सेंटेंस जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को सबसे पहले हम देखेंगे। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होगा यानी आपको बताए थे क्या, यानी नक्शा कह सकते हैं एक तरह से मैप, या इनके बनाने की संरचना
कि वाक्य में किसको कहाँ पे प्रयोग करना है। इसका मतलब कि जो वाक्य में कर्ता होगा वह कहाँ लिखा जाएगा, सहायक क्रिया, उसके बाद आपका क्रिया, कर्म और पूरक। इसका मतलब है कि जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य होते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य में जो कर्ता होगा यानी सब्जेक्ट होगा, उसको सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का आपको पता है, हैज या हैव में से कोई एक लगेगा, और कब हैज लगेगा कब हैव लगेगा आपको बता दिया। अब इसके बाद आपको क्रिया का कौन सा फॉर्म यूज करना है, क्रिया का तीसरा फॉर्म यूज करना है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और लास्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य होंगे उसमें सबसे पहले कर्ता को लिखा जाएगा, और फिर कर्ता के अनुसार। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपका यह सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है यानी बहुवचन वाला है, तो बहुवचन है तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। अगर यह सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, अगर यह सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आ गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे यानी सहायक क्रिया लगाएंगे, और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट लिख देना है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पढ़ा यानी पढ़ाना क्या है आपका, यह क्रिया है यानी वर्ब है, और इसके जस्ट बाद आपका क्या आया है, चुका चुकी चुके में से आया है, और इसके जस्ट बाद आपका है हूँ हो आया है। तो ये पहचान किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यदि किसी क्रिया के जस्ट बाद चुका चुकी चुके और उसके बाद है हूँ हो आता है तो वह वाक्य क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो यहाँ पे हमने पहचान लिया कि वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब यह किस प्रकार का वाक्य है, व्हाट काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो ये भी हमने पहचान लिया कि किस प्रकार का वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी सकारात्मक वाक्य है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता को ढूंढेंगे कि कर्ता इस वाक्य में कौन है। तो देखिए आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूं कि क्रिया से पहले क्या है, कौन से प्रश्न करने पे इस वाक्य में प्रयुक्त कर्ता का पता चलता है। तो कौन पढ़ा चुका है, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, तो वाक्य को पढ़िए, तो कौन पढ़ा चुका है, मैं। तो मैं आपको आंसर मिला, जवाब मिला, तो यह क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले मैं के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आई का। अभी आई के साथ किसका प्रयोग करना है, सहायक क्रिया है, तो यहाँ पे आप सहायक क्रिया लगा लेंगे यानी है। अब इसके बाद क्रिया क्या है, टीच यानी पढ़ाना, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, तो आई हैव टॉट। अब ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, तो ऑब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। तो कैसे इसको पता करेंगे, इसी क्रिया के पहले यानी जो ये क्रिया है इस क्रिया के पहले हमें क्या यूज करना है, यानी क्या और किसको एक प्रश्न कर लो तो जो भी उत्तर मिलेगा वही आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या पढ़ा चुका हूं, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी आपको आंसर मिला यानी इंग्लिश। तो यहाँ पे आपने लिख दिया क्या, इंग्लिश, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो आई हैव टॉट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। तो आप देख रहे हैं कितना इजी है, वो सिंपल है, आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है, पहला पहचान, क्योंकि जब तक आप पहचानोगे नहीं वाक्य को तब तक बनाने में आपको दिक्कत होगी। पहचान के बाद उस टेंस की सहायक क्रिया और क्रिया के फॉर्म, ये तीन चीज आपको याद रखना है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज है यानी वाक्य का स्ट्रक्चर, यानी जो भी वाक्य होगा उस वाक्य को लिखने का क्या स्ट्रक्चर है, क्या तरीका है, उसको याद रखना है। और इस तरह से आप बड़े आसानी से
किसी भी टेंस को क्या करेंगे, यानी अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य को आपको ट्रांसलेट करना बताया कि कैसे करना है। तो ज़्यादा हमें हौच पौच करने की ज़रूरत नहीं है कि चलो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएं। बस जो आपको जेन्युइन चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं, उन्हीं को दिमाग में रखना है और फिर उन्हीं का इस्तेमाल करके वाक्य को ट्रांसलेट करना है। यह छोटा वाक्य है और धीरे धीरे आप क्या करेंगे, यानी बड़े वाक्यों को भी ट्रांसलेट करने लगेंगे। तो चलिए अब अफर्मेटिव के बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ताकि क्लियर जिनको ना हुआ हो क्लियर हो जाए। एक और ले लेते हैं, जैसे एक और लेते हैं, मेरा भाई विद्यालय गया है। तो मेरा भाई विद्यालय गया है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यानी गया यानी जाना क्रिया होता है, क्रिया के अंत में आई आई और उसके बाद है वो। तो यहाँ पे दूसरा पहचान जो आपको बताया है, मुख्य क्रिया के अंत में आई आई और उसके बाद है वो आता है, तो वह भी वाक्य क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का ये भी वाक्य है, अफर्मेटिव है, इसको भी उसी रूल से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कर्ता कौन है, मेरा भाई। कैसे पता करेंगे, यानी इस क्रिया से पहले कौन से प्रश्न करिए, यानी कौन गया है, तो वाक्य को पढ़िए, उत्तर मिल जाएगा। जो उत्तर मिलेगा वही क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। तो कौन गया है, मेरा भाई। तो मेरा भाई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले मेरा भाई को यहाँ पे लिखेंगे माई ब्रदर। अब देखिए ब्रदर क्या है, एक वचन है, क्योंकि आपको मैं बताया था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी जब किसी वाक्य में क्या होता है, किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों का प्रयोग करके वाक्य का कर्ता बनाया जाता है। क्योंकि आपको ये भी बताए हैं कि किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में कभी अकेले नहीं होता है, यानी हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग जो होगा किसी न किसी नाउन के साथ होगा, यानी नाउन के साथ यह प्रयुक्त होकर किसी क्रिया का कर्ता या कर्म बन सकता है, यानी उसका कार्य करता है, यानी कर्ता का भी कार्य कर सकता है, कर्म के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। यहाँ पे कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है। तो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ जो नाउन होता है, उस नाउन को देखा जाता है कि वह नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी एक वचन है या बहुवचन। अगर एक वचन है तो सहायक क्रिया एक वचन की, बहुवचन होगा तो सहायक क्रिया बहुवचन की। तो माई ब्रदर यह एक वचन है तो हैज हो जाएगा, यानी माई ब्रदर हैज। अब क्रिया क्या है, गया यानी जाना, यानी गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। यानी माई ब्रदर हैज गॉन, और कहाँ पे गया है, विद्यालय, टू। तो माई ब्रदर हैज गॉन टू स्कूल, मेरा भाई विद्यालय जा चुका है या गया है। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य को बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अफर्मेटिव के बाद। अब निगेटिव, तो निगेटिव में आपको पहले ही बता चुके हैं, निगेटिव मीन्स क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया हो उन्हें क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे निगेटिव सेंटेंस में किन नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है। तो आपको ये भी बताए थे जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी निगेटिव वर्ड जो होते हैं वह एक्चुअल में क्या होते हैं, आपको पिछले क्लास में बताए थे। तो जो निगेटिव वर्ड होते हैं वह एडवर्ब ऑफ निगेशन होते हैं, और वह क्या करते हैं, यानी किसी क्रिया के नकारात्मक होने का बोध कराते हैं। तो यहाँ देखिए निगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर इसका सेम वही जो अफर्मेटिव का आप स्ट्रक्चर बनाए थे वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होगा। बस आपको क्या बताए थे, अफर्मेटिव के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको निगेटिव में अगर बदलना हो तो केवल सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, और इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव आपको लगाना है। और निगेटिव वाक्य है तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ निगेशन यानी नॉट का प्रयोग कर देना है, और प्लस इसके बाद क्रिया आएगी, क्रिया आपकी थर्ड फॉर्म में,
प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक शब्द लिखने होंगे। तो इस तरह से आपका क्या है कि नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर बन गया। तो इसमें आप देखेंगे दोनों में क्या अंतर है, यानी अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में और नेगेटिव के स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। तो कुछ नहीं, वही चीज है, बस यहाँ पे यानी सहायक क्रिया के जस्ट बाद या क्रिया से पहले नॉट बढ़ गया है, इन नॉट को हम बढ़ा दिए हैं, तो ये क्या बन गया है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो आपको अफर्मेटिव का याद हो गया, तो जस्ट आप उसी के बेस पे क्या करेंगे, निगेटिव को भी याद कर सकते हैं कि कहाँ पे नॉट लगा देंगे तो निगेटिव में बदल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। चलिए, तो निगेटिव के वाक्यों को देखते हैं, यानी एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं निगेटिव सेंटेंस को। जैसे वे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। वे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। देखिए, खेल मतलब खेलना, खेलना क्रिया है, उसके बाद चुका चुकी चुके, उसके बाद है हो। तो ये किस टेंस का पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इस तरह से वे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। तो इस तरह के वाक्यों को पहचानना और फिर उन्हें ट्रांसलेट करना। लेकिन यहाँ पे देखिए, पहले वाला जो वाक्य था अफर्मेटिव था और ये वाला क्या है, नकारात्मक शब्द दिया हुआ है, यानी यह वाक्य क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव है तो बनाना तो उसी तरीके से है, बस केवल आपको यहाँ पे सहायक क्रिया के जस्ट बाद क्या करना है, नॉट को बढ़ा देना है। तो चलिए इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले कर्ता क्या होगा, यानी कौन खेल चुके हैं, वे। तो वे को सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, यानी दे। और देख रहे हैं कि दे के साथ सहायक क्रिया क्या होगा, है। तो आप लगा लेंगे है, ठीक है, दे है। उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, तो आप लगा लिए नॉट, यानी हमने ये सहायक क्रिया और नॉट लगा लिया, दे हैव नॉट। अब खेलना का क्या होता है, प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। और क्या खेल चुके हैं, दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पे देखेंगे आप निगेटिव सेंटेंस को बड़े आराम से क्या किए, ट्रांसलेट कर दिए कि वे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं, यानी दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। तो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसमें तो अब कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, आप लोग बड़े आराम से इस चीज़ को सीख पा रहे होंगे, क्योंकि इतने इजी वे में आपको बताया जा रहा है कि जो एकदम बिगिनर्स होगा, यानी वह भी इन चीज़ों को आसानी से सीख जाएगा। क्योंकि जो बताने का तरीका है एकदम बेसिक, जो आपका जो है एकेडमिक में 6-7 में जो अर्थ में आप पढ़ते हैं, उसी लेवल से आपको बताया जा रहा है कि जो बिगिनर्स हैं उनको भी क्या हो, अच्छे से समझ में आता रहे। और बाकी जैसे जैसे हम टेंस आगे बढ़ाएंगे, इसमें आपको इन्फिनेटिव का यूज करना, जिरंड का यूज करना, पार्टिसिपल का प्रयोग करना, ये भी इसमें धीरे धीरे आपको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इन्हीं का प्रयोग करके हम वाक्य को बड़ा यानी लंबा लंबा वाक्य को बनाते हैं। जब किसी वाक्य में क्या होगा, इन्फिनेटिव, जिरंड या पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, तो वह वाक्य जो है काफी लंबा होने लगता है। फिर उसे हमें सबको देखते हुए वाक्य को ट्रांसलेट करना होता है। तो उसके लिए जो रूल्स हैं रूल को अप्लाई करना पड़ता है। तो अभी हम टेंस को सीख रहे हैं, टेंस जैसे जैसे हमारा तैयार होते जाएगा, इनके साथ अन्य एडिशनल चीज़ों को भी जोड़ते जाएंगे, ताकि क्या होगा, आप टेंस के साथ साथ अन्य चीज़ों को भी सीख पाएंगे और बड़े बड़े वाक्यों को बड़ी आसानी के साथ ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए, यह निगेटिव हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं निगेटिव का। चलिए, वह कक्षा में एक किताब नहीं पढ़ चुकी है।
वह कक्षा में एक किताब नहीं पढ़ चुकी है। तो यहाँ पे देखेंगे वह चुकी है, यानी यहाँ पे क्या है, पढ़ना क्रिया है, उसका चुका चुकी चुकी के बाद हैंग हुआ है। इसमें देखेंगे नकारात्मक वाक्य है, सबसे पहले कर्ता क्या है, यानी वह, लेकिन यहाँ पे चूंकि यानी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है तो वह के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सी। अब सी के साथ सिंगुलर है, जिसके साथ सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, हैज। और इसके बाद हमें क्या लगाना है, नॉट। तो सी हैज नॉट। अब पढ़ना का रीड, रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है, रीड 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 राइट रीड हम पढ़ते हैं। तो सी हैज नॉट रीड अ बुक, यानी ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यानी एक किताब। अब कहाँ पे कंप्लीमेंट क्या है, इन द क्लास। तो सी हैज नॉट रीड अ बुक इन द क्लास। तो इस तरह से आप यानी किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे, आप इन स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए और आपको सहायक क्रिया और क्रिया के फॉर्म को ध्यान में रखते हुए। तो अब नेगेटिव के बाद हम आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव आप लोगों ने पढ़ा ही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो कि प्रश्न पूछे गए हों। तो यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के बताए थे, यानी एक को बताए थे आपको पहला टाइप्स, यानी यस या नो टाइप्स, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, यस या नो टाइप्स। और इसको यस या नो टाइप्स कहने का क्या कारण है, ये भी आपको बताए थे कि इस तरह के वाक्यों का जो जवाब है, आंसर जो है, हम किस में देते हैं, यस या नो में देते हैं। तो इस वजह से इस तरह के वाक्यों को हम यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव कहते हैं। और हिंदी का जो वाक्य होता है वह हमेशा क्या से प्रारंभ होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप देखेंगे, यानी पहला टाइप, यानी एस या नो टाइप्स। तो यस या नो टाइप्स देखेंगे। तो आपको ये पता ही है कि यह हमेशा किससे प्रारंभ होंगे, क्या से, यानी जो हिंदी का आपका वाक्य होगा वह हमेशा किससे प्रारंभ होगा, यानी क्या से प्रारंभ होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। और आपको मैंने बताया था क्या कि जब कोई भी वाक्य यस या नो टाइप्स का इंट्रोगेटिव होगा तो जब उसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले उस टेंस की जो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, यानी जो हेल्पिंग वर्ब आपका यानी सहायक क्रिया है वह सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, हैज और है। तो ये दो चीज में से आपको पहले एक को लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है क्या, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हैज या है पहले आएगा। और उसके बाद आपको लिखना है क्रिया, और क्रिया किस फॉर्म में होगी, थर्ड फॉर्म में। इसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है कंप्लीमेंट, और लास्ट में आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि वाक्य इंटरगेटिव है तो इंटरगेटिव वाक्यों के अंत में हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना पड़ता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इंटरगेटिव सेंटेंस में जो यस या नो टाइप्स है उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बता दिया गया है। तो चलिए एग्जांपल भी लेते हैं कि कैसे इसको हम करेंगे। तो देखिए, यानी यस या नो टाइप्स का जो वाक्य होगा वह हमेशा किससे प्रारंभ होगा, क्या से। तो आपकी शुरुआत हमेशा किससे होगी, क्या। क्या राधा एक कलम खरीद चुकी है, क्या राधा एक कलम खरीद चुकी है। तो यहाँ पे देखिए वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, क्या से हो रहा है, तो यस या नो टाइप्स है। और टेंस आपको शुरू से ही बता रहे हैं कैसे पहचानना है, आप पहचान ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब ट्रांसलेट करेंगे तो हमें क्या लिखना है, सहायक क्रिया।
लेकिन आपको हैज या हैव में से कोई एक ही यूज करना है। तो कैसे हम पता करें कि पहले हैज लगाएं या हैव लगाएं? तो आपको सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट जो है वह सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे राधा यानी कौन खरीद चुकी है? राधा। तो राधा एक वचन है, तो एक वचन के साथ किसका प्रयोग करना है? हैज का। तो इसका मतलब कि सहायक क्रिया के रूप में यानी जो हैज है, हैज को पहले लाना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है? राधा। यहाँ पे आप लिखेंगे राधा। इसके बाद क्रिया है यानी खरीदना। खरीदना का क्या होता है? बाई, और बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बॉट। तो हैज राधा बॉट। अब क्या खरीद चुकी है? ऑब्जेक्ट। तो क्रिया से पहले क्या से प्रश्न करिए, यानी क्या खरीद चुकी है? एक कलम। तो एक कलम क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो अ पेन। ठीक है। तो कह रहा है क्या? राधा एक कलम खरीद चुकी है। तो हैज राधा बॉट अ पेन, यानी यहाँ पे लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो हैज राधा बॉट ए पेन, क्या राधा एक कलम खरीद चुकी है? तो इस तरह से आप यस या नो टाइप्स के जो वाक्य होंगे उन वाक्यों को बड़े आसानी से आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि कैसे हमें अफर्मेटिव वाक्य को ट्रांसलेट करना है, कैसे नेगेटिव को करना है, कैसे इंटरोगेटिव को करना है। तो इंटरोगेटिव में पहला टाइप्स हमने आपको बता दिया, यस या नो टाइप्स। अब दूसरा टाइप इसी में देखते हैं, आईडब्ल्यू। तो आईडब्ल्यू में देखिए ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, सेम यही स्ट्रक्चर होगा, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। उस परिवर्तन को हम जान लेते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। तो सेकेंड टाइप यानी इसमें देखेंगे जिसको बोलते हैं WH या IW टाइप्स। ठीक। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो WH या IW होगा वह वाक्य के शुरू में आ जाएगा। यानी IW का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी प्रश्न पूछने वाले शब्द। यानी जो भी प्रश्न वाक्य में जो भी शब्द जो है वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करेंगे वही शब्द क्या कहलाएंगे? यानी इंट्रोगेटिव वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द कहलाएंगे। उन्हीं प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग सबसे पहले आपको लिखनी है, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना है। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं IW का। वह पेड़ पर क्यों चढ़ चुका है? वह पेड़ पर क्यों चढ़ चुका है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाक्य को पढ़िए, तो वाक्य को पढ़ने के बाद आपको यह पता चलेगा कि किस शब्द के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वह पेड़ पर क्यों चढ़ चुका है, तो यहाँ देखिए कौन सा शब्द है, यानी प्रश्न पूछ रहा है क्यों। तो क्यों क्या हो जाएगा आपका? यानी इंट्रोगेटिव वर्ड यानी IW हो जाएगा। इसी को सबसे पहले आपको लिखना है। तो क्यों के लिए हम क्या लिखेंगे? वाई। अब इसके बाद आपको सहायक क्रिया हैज या हैव में से कोई एक प्रयोग करना है। तो सबसे पहले देखेंगे वह क्या है? करता है, और वह के साथ किसका प्रयोग होगा? हैज का। अब इसके बाद आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका वह है तो ही, तो वाई हैज ही। अब क्रिया क्या है? चढ़ना। तो चढ़ना का क्लाइंब, तो क्लाइंब है, इसको हो जाए क्या? CLIMB, क्लाइंब। ठीक है। अब किस पे? पेड़ पर, तो एट द ट्री। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ऑन द ट्री का प्रयोग, यानी पर के लिए हम ऑन का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऑन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के ठीक ऊपर,
तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या कि जब कोई पेड़ पे चढ़ता है तो अगल बगल उसकी शाखाओं पे चढ़ता है, न कि पेड़ के सीधे ऊपर जाके यहाँ पे चढ़ता है। तो आन का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु के ठीक ऊपर स्पर्श करते हुए अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। लेकिन अगल बगल या इधर उधर के अर्थ में और पर दिया हो तो ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि वह स्टेशन पर पहुंच चुका है, तो स्टेशन पर का मतलब क्या है कि अब ये नहीं है कि स्टेशन के छत के ऊपर पहुंच गया उसके ऊपर, यानी स्टेशन के अगल बगल इर्द गिर्द कहीं पर भी वह मौजूद हो सकता है। इस केस में पर के अर्थ में ऐड का प्रयोग होता है। और जब कोई चीज किसी चीज के ठीक ऊपर स्पर्श करते हुए मुद्रा में होती है तब आन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहें कि वह छत पर टहल चुका है, तो छत पर यानी ऑन द हो जाएगा, क्योंकि वो छत के ऊपर ठीक होगा, उसी के ऊपर टहलेगा। तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप आई डब्ल्यू को बना सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे तुम्हारा छोटा भाई कितना दूध पी चुका है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि तुम्हारा छोटा भाई कितना दूध पी चुका है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि प्रश्न पूछ रहा है कौन, कितना। लेकिन आपको बताए थे कि चार ऐसे इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं जिनको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में जाना जाता है, यानी कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके। ठीक है, ये जो है आपके जब भी वाक्य में प्रयोग होंगे तो अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेकर आएंगे, यानी नाउन के साथ प्रयोग होंगे। अब जैसे मैं आपको पूछूं कि तुम्हारा छोटा भाई कितना पी चुका है, तो अब क्या पी चुका है भाई, दूध पी चुका है कि पानी पिया है या कुछ और ही पी लिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो जब भी ये आएंगे तो अपने साथ किसी न किसी नाउन को लेकर आएंगे। तो आपको बताए थे भी कि जब कितना, कितनी, कितने के बाद यानी आने वाला नाउन जो होगा वह क्या होगा, काउंटेबल होगा, यानी जिसे गिना जा सकता है। तो कितना, कितनी के लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। अगर वह नाउन अनकाउंटेबल है यानी जिसे गिना नहीं जा सकता है, तब हम कितना, कितनी के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना, कितनी के बाद क्या आया है, यानी दूध। तो दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब कि यह नाउन क्या है, यानी अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो कितना, कितनी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हाउ मच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हाउ मच। और आपको बताए थे ये दोनों मिलके प्रश्नवाचक का कार्य करते हैं, क्योंकि दोनों जब मिलते हैं तभी प्रश्न बन पाता है। तो हाउ मच मिल्क। अब इसके बाद सहायक क्रिया लगाना है, तो कौन सा कर्ता इसमें क्या है, तुम्हारा छोटा भाई एक वचन है, तो यहाँ पे हैज और योर यंगर ब्रदर। तो तुम्हारा छोटा भाई के लिए यंगर ब्रदर। तो करा हाउ मच मिल्क हैज, यहाँ पे देखिए यू हो गया है, यू कर योर यंगर ब्रदर। अब क्रिया क्या है, ड्रिंक, यानी ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रंक, ड्रंक। तो ये बन गया आपका क्या कि हाउ मच मिल्क हैज योर ब्रदर ड्रंक। ठीक है, तो हाउ मच मिल्क हैज योर यंगर ब्रदर ड्रंक। तुम्हारा छोटा भाई कितना दूध पी चुका है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप किसी भी वाक्य को यानी आई डब्ल्यू के वाक्य को क्या करेंगे, आप ट्रांसलेट कर लेंगे। अब चलिए आई डब्ल्यू के बाद इंटरोगेटिव हमारा ये समाप्त हुआ। अब इंटरोगेटिव निगेटिव को देखते हैं कि इंटरोगेटिव निगेटिव कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए इसमें आपको अगर इंटरोगेटिव बनाने आ गया तो निगेटिव में कुछ करना नहीं है, बस क्या करना है आपको, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट बढ़ा देना होता है। तो चलिए एक एक एग्जांपल लेके इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं कि कैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस,
तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप फर्स्ट टाइप वाला देखेंगे, यानी कौन सा, यस या नो टाइप्स। तो यस या नो टाइप्स का नेगेटिव देखेंगे। तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका। तो इसमें यस या नो टाइप्स है, तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब ही लिखना है, यानी हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज या है। इसके बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। और सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव है तो यहाँ पे आपको नॉट का प्रयोग करना है, और प्लस इसके बाद क्रिया जो होगी, क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होगी। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और सबसे अंत में आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, क्योंकि यह वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पे हमने क्या बना लिया, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यस या नो टाइप्स का नेगेटिव बना लिया। तो जो आपका यानी क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी यस या नो टाइप्स था, सेम वही स्ट्रक्चर है, केवल कर्ता के बाद नॉट बढ़ गया, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट बढ़ा दिए हैं, या कहे तो वर्ब के पहले नॉट का इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि जो नॉट होता है वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, और उसको हमेशा उस वर्ब से पहले यूज किया जाता है जिसको नकारात्मक बताता है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका। क्या वह घर नहीं पहुंच चुका है, कह क्या वह घर नहीं पहुंच चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्या भी आ गया है और नहीं भी, यानी इंटरगेटिव भी है और नेगेटिव भी। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है, वह, तो वह के साथ किसका प्रयोग होगा, हैज का। तो हैज आपने लगा लिया, उसके बाद कर्ता को लिखना है, यानी हैज ही। अब इसके बाद क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट लिख लिया आप, नॉट लगाना है, तो नॉट। अब क्रिया पहुंचना, पहुंचना का क्या होता है, रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, यानी हैज ही नॉट रीच्ड। अब कहाँ पे घर पहुंच चुका है, यानी रीच्ड होम। तो हैज ही नॉट रीच्ड होम, क्या वह घर नहीं पहुंच चुका है। तो इस तरह से आप यस या नो टाइप्स के किसी भी वाक्य को क्या करेंगे, यानी नेगेटिव को ट्रांसलेट कर लेंगे। अब एक एग्जांपल और ले लीजिए, एक और देख लेते हैं एक एग्जांपल, ताकि एग्जांपल से ही चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल हम लोग करेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या प्रधानाचार्य कक्षा में हिंदी नहीं पढ़ा चुके हैं, कर क्या प्रधानाचार्य कक्षा में हिंदी नहीं पढ़ा चुके हैं। तो देखिए क्या से प्रारंभ हो रहा है, यस या नो टाइप्स, नेगेटिव भी दिया है, नकारात्मक भी है। तो प्रधानाचार्य यहाँ पे क्या है, एक वचन यानी सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सहायक क्रिया जो है हैज। इसके बाद द प्रिंसिपल, हैज द प्रिंसिपल, हमने सहायक क्रिया और सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट। अब क्रिया क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना का टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट, टॉट। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यानी क्या पढ़ा चुके हैं, हिंदी, तो टॉट हिंदी। अब कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, कक्षा में, तो इन द क्लास। तो हो गया, हैज द प्रिंसिपल नॉट टॉट हिंदी इन द क्लास। तो क्या प्रधानाचार्य कक्षा में हिंदी नहीं पढ़ा चुके हैं। तो इस तरह से आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी यस या नो टाइप्स का जो नेगेटिव है आप बड़े आराम से बना लेंगे।
अब आते हैं आई डब्ल्यू टाइप्स का, इसी में देख लेते हैं, आई डब्ल्यू टाइप्स को भी देख लेते हैं कि क्या परिवर्तन करना है। सारी चीजें वही हैं, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आई डब्ल्यू या डब्ल्यू एच टाइप्स, ठीक है। इसका निगेटिव देखेंगे तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपको पता ही है कि स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहले आई डब्ल्यू होगा और बाकी जो स्ट्रक्चर है सेम वैसे ही रहेगा। तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे पिता जी कौन सा कार नहीं खरीद चुके हैं। तो तुम्हारे पिताजी कौन सा कार नहीं खरीद चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा और कार, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न भी है नेगेटिव, यानी इंटरगेटिव और नेगेटिव दोनों है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपको बताए थे कि कौन सा, कौन सी, कौन से, यानी व्हिच और व्हिच के साथ नाउन का प्रयोग होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर इंटरगेटिव का कार्य करेंगे। तो कौन सा कार्य के लिए क्या लिखेंगे सबसे पहले, यानी व्हिच कार। अब सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया, तुम्हारे पिताजी सिंगुलर हैं, सबके पिताजी एक वचन होते हैं। तो सबसे पहले व्हिच कार हैज। अब तुम्हारे पिताजी के लिए योर फादर। अब कर्ता के बाद क्या लगाना है आपको, नॉट। नॉट हो गया। क्रिया क्या है, खरीदना। खरीदना का बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट। यानी व्हिच कार हैज योर फादर नॉट बॉट, यानी तुम्हारे पिताजी कौन सा कार नहीं खरीद चुके हैं। तो हो गया व्हिच कार हैज योर फादर नॉट बॉट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी आई डब्ल्यू टाइप्स या डब्ल्यू एस टाइप को हम बड़े आसानी के साथ क्या कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, किसी भी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस चाहे वह यस या नो टाइप्स हो या आई डब्ल्यू टाइप्स हो, उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि आई डब्ल्यू टाइप्स में चार चीजें, थोड़ा सा हम कंफ्यूजन जो है आपका दूर कर दें कि देखिए ये चार चीजें हैं। यानी सबसे पहले आप देखेंगे हाउ मेनी, और दूसरा होता है हाउ मच, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, कितना, कितनी, कितनी, यानी कितना, कितनी, कितनी। और इसके बाद आपको यानी दूसरा देखना है हुज देखना है। हुज मतलब किसका, किसकी और किसकी, ठीक है। किसका, किसकी, किसकी। और व्हिच, यानी व्हिच का मतलब आपने देखा ही, यानी कौन सा, कौन सी, कौन सी, कौन सा, कौन सी या कौन सी, ठीक है। तो ये चार, यानी पहला हाउ मेनी, दूसरा हाउ मच, तीसरा हुज और चौथा व्हिच, यानी यह चार ऐसे इंटरगेटिव वर्ड हैं या कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द हैं जो क्या होते हैं, एडजेक्टिव के रूप में होते हैं, यानी जिसको बोलते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि जब यह वाक्य में प्रयोग होते हैं तो इनके बाद भी क्या होता है, कोई ना कोई नाउन आता है, और इन दोनों के बाद भी क्या आता है, कोई ना कोई नाउन आता है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि इनका प्रयोग बिना नाउन के वाक्य में नहीं होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें कि तुम कितना चाय पीते हो, तो कितना के बाद चाय आया।
अगर हम इतना हटा दें, चाय को हटा दें, चलो कि तुम कितना पीते हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा और कुछ लोग बुरा भी मान जाएंगे बाबू और ऐसे पूछ लिए कि तुम कितना पीते हो। ठीक है, तो इसलिए कितना कितनी के बाद, ठीक है, कोई ना कोई नाउन आएगा। तो अब देखिए हाउ मेनी और हाउ मच दोनों का मतलब कितना कितनी है, तो कब हाउ मेनी और कब हाउ मच का प्रयोग करेंगे ये आपको पहले ही बता दिए हैं और एक बार पुनः क्लियर कर देते हैं। तो देखिए जब कितना कितनी के बाद, यानी इनके बाद जब कोई नाउन आता है और वह नाउन क्या हो, काउंटेबल हो, यानी ऐसा नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे कहा है कितना पेन। तो देखिए कितना के बाद यह पेन आया है, पेन को गिन सकते हैं, इसका मतलब यह नाउन क्या है, काउंटेबल है। तो कितना कितनी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हाउ मेनी का। लेकिन यहीं पे देखें अगर आ जाए कि कितना पानी आ जाए, तो पानी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो कितना के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान आपको रखना है। अब इस ऐसे ही हुज मतलब किसका किसकी किसके आएगा, तो जैसे किसका भाई घर जा चुका है, तो हुज ब्रदर हैज गॉन टू हाउस, ठीक है, या होम। तो यहाँ पे देखेंगे हुज के बाद कौन सा कोई ना कोई एक नाउन आएगा, ऐसे व्हिच के बाद भी कोई ना कोई नाउन आएगा। जैसे कहें कि तुम कौन सा कलर पसंद कर चुके हो, तो कौन सा कलर यानी रंग, यानी तुम कौन सा रंग पसंद कर चुके हो या किए हो। तो इसका मतलब कि अगर कौन सा के बाद कलर को यानी रंग को हटा दें, यानी तुम कौन सा पसंद किए हो, तो फिर वाक्य में जो प्रश्न पूछा जा रहा है पर प्रश्न वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यानी पूरा सेंस नहीं दे रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि यह जब भी चारों प्रयोग होंगे तो अपने साथ कोई न कोई नाउन लेकर आएंगे और जब हम आई डब्ल्यू के रूप में इनका प्रयोग करेंगे तो इनके जस्ट बाद वह नाउन भी लिखा जाता है, उनका भी प्रयोग किया जाता है। तभी चारों में जो कंफ्यूजन आप बार बार कंफ्यूज रहते हैं, यानी आपके दिमाग में रहता है कि इसको कैसे बनाना है, तो वह कंफ्यूजन आज आपका दूर हो जाएगा, यानी अब इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए इस तरह से आज के क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यानी स्टेप बाय स्टेप चारों प्रकार के जो सेंटेंस है उनको बनाने के स्ट्रक्चर, बनाने के रूल्स, ये सारी चीज़ें विथ एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा और उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास में आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से सीख पाए होंगे और उम्मीद यह भी करेंगे कि अब आप कभी इसको भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको बहुत इजी तरीके से इन चीज़ों को समझाया गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी किए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इनका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए जय हिंद।